क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? जय श्री राम, जय श्री राम। यह सच एक बिजली के झटके जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वहीं का वोटर खामोशी से तख्ता पलट की पटकथा लिखता है और 15 साल से दीदी का जो अजय किला था वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वहीं पर यह मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं रहता। यह सवाल उठता है कि क्या 2026 में बंगाल ने सिर्फ सरकार बदली है या फिर राजनीतिक सोच को पलट दिया है? क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़कर सुनामी से जीत दर्ज करती है, बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक तो यह जमीन तलाश रही थी, 2021 में दरवाजे तक आई थी, लेकिन अब वो सरकार बना रही है उस राज्य में जहां पर दीदी अजय थी। और यहीं से फिर सवाल की क्या यह सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का, जिसे सालों तक कायम बताया गया? क्योंकि किले अक्सर बाहर से नहीं अंदर से गिरते हैं। सवाल की दरार कहां पड़ी? बीजेपी अचानक से मजबूत हुई, टीएमसी अचानक से कमजोर हुई, या फिर सोची समझी तैयारी थी? क्या धर्म की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बनी, या फिर जनता जो है वो सरकार के कामकाज से नाराज थी? क्या संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामले ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजनाएं आती थी वहां पर सरकारें जीतती थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट दिया। सवाल यह भी कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास गया? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वो हार नहीं सकती, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत में कोई भी अजय नहीं होता, कोई भी अपराजय नहीं होता। 2026 वो मौका बना बीजेपी के लिए, एक परसेप्शन बना ममता बनर्जी के जाने का, नजरिया रखा गया और वो नजरिया इतना ताकतवर कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसीलिए जब हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातों का समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहाँ पर बीजेपी की जीत के मायने क्या है? क्या बंगाल में ममता किला कमजोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को उखाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बार एक निर्णायक भूमिका निभा रहा था, क्यों महिला योजनाओं के बावजूद बीजेपी के साथ गई, भद्र लोग बीजेपी के साथ क्यों गया, ममता बनर्जी का आमार बांग्ला बाहरी बीजेपी वो क्यों नहीं चला, जातीय समीकरण ने कैसे पटका, प्रवासी मजदूरों ने कैसे झटका दिया, और आर्थिक तंगी और उन कंपनियों का जाना जिनके नाम पर 34 साल की लेफ्ट को हटाकर ममता आई थी, क्या उन्होंने ही ममता को ये झटका दिया? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों के साथ हम आपको यही बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, क्या क्या बड़ी बातें बीजेपी के सामने होंगी। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देखिए। नहीं समय है आपको झटपट केवल अपने मन की बातें सुननी है तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, जो आपको बता रहे होंगे अपने अपने एजेंडे से। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, ताकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोज बनाने की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप तक पहुंच सके। सारे वीडियोज आपको झटपट मिल जाएंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़ा हौसला अफजाई होगा। अब शुरू करते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण उनके लिए जो अब यहाँ ठहरे हैं। देखिए, अगर आंकड़ों पर गौर करे तो और गहराई समझे तो समझ में आता है कि बंगाल की जमीन पर इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक क्रांति थी। 4 मई 2026 को जो नतीजे आए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार अविश्वसनीय छलांग मारी है, ऐसी छलांग जिसकी कल्पना करना भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल था। 200 के आसपास सीटें बताई जा रही है बीजेपी की, 100 के आसपास सिमट रही है टीएमसी। 2-4 सीटें आगे पीछे हो तो उसको लेकर लोड मत लीजिएगा, क्योंकि वो आंकड़ा आगे पीछे रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह कि पिछली बार के मुकाबले 120 सीटों से ज्यादा उछाल बीजेपी पा रही है, और यह भारतीय राजनीति के गलियारों को हिलाकर रखने वाला है। ममता बनर्जी 100 के अंदर सिमट रही है, 120 से अधिक सीटों का उनको नुकसान हो रहा है, और यह बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन माना जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 48% तक पहुंच गई है, लगभग 50%, जो बताता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बदलाव के पक्ष में वोट कर रहा था। वो जो 90% वोट पड़े थे वो इसी वजह से पड़े थे क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे।
इसीलिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, उस पुरानी कार्यशैली को भी जवाब है जिसे बंगाल ने इस बार ठुकरा दिया है। अब यह बात तो चुनाव के नंबर को लेकर, लेकिन अब सवाल की बीजेपी के लिए जीत के मायने क्या है, क्योंकि बंगाल की इस जीत को अगर आप सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देख रहे हैं तो इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर देंगे। इस जीत के सबसे बड़े मायने यह है कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अपनी वैचारिक जड़ों में वापस कदम रखना है, एक नए इतिहास को जन्म देना है। क्योंकि बीजेपी को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे। उन्होंने जिस राजनीति की कल्पना की थी, दशकों तक बंगाल की जमीन पर उस राजनीति के लिए जगह ही नहीं बनी थी। पहले वामपंथियों का लंबा दौर था, एक ऐसा दौर जहां धर्म संस्कृति की बात करना राजनीति के केंद्र में नहीं था। फिर 34 साल बाद वो हटे तो टीएमसी आ गई। उन्होंने अपना एक अलग मजबूत क्षेत्रीय पहचान खड़ी की। इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी हमेशा एक बाहरी पार्टी रही, उत्तर भारतीय की पार्टी कहकर बंगाल से उसे दूर रखने की कोशिश की गई। लेकिन आज की जीत का मतलब यह है कि बंगाल के वोटर ने बीजेपी को बाहरी वाले ठप्पे से मिटा दिया है। बीजेपी के लिए जीत एक किस्म की वैचारिक घर वापसी है, क्योंकि सालों तक जिस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बात को बंगाल की मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर रखा गया, आज उसी सोच को बंगाल के भद्र लोग और आम जनता दोनों ने मिलकर सहज स्वीकार किया है। यह उस पुराने दावे का अंत है कि बंगाल की राजनीतिक सोच बाकी भारत के साथ मेल नहीं खाती। असल में बंगाल का मिजाज नहीं बदला था, वो सालों से अपनी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा था जो सत्ता के शोर में दबी थी। मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलना यह साबित करता है कि राजनीति का पहिया वहीं पर आया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और यह इशारा करती है कि बंगाल केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन रही है, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। सरल शब्दों में कहे तो जीत बंगाल की राजनीति के पुराने सांस्कृतिक गौरव की वापसी की संकेत है, जिसे आधुनिक राजनीति ने लंबे समय तक किनारे रखा था। लेकिन सवाल की यह हुआ क्यों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिला वोट रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग शॉक्ड है कि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर तमाम स्कीम्स दी गई, वहाँ पर कभी हार नहीं हुई। फिर बंगाल में ममता कैसे हार गई, वो तो खुद महिला थी, महिला ही क्यों खिलाफ हो गई। देखिए, बंगाल की महिलाएं हमेशा से ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत रही है, सबसे बड़ा मजबूत वोट रहा। दीदी ने तमाम योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार जैसी, जिसने उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2026 के नतीजे बताते हैं कि जब बात इज्जत, सुरक्षा, गरिमा की आती है तो शायद पैसे या सरकारी मदद तुच्छ पड़ जाती है। आरजीकर अस्पताल जैसी डरावनी घटनाओं ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। जब समाज ने देखा कि अपराधियों के बचाव में ममता खड़ी हो गई, ममता ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए, वो क्यों निकल रही है। यह बात शायद बंगाल की हर बेटी के दिल में चली गई, और संदेश खाली की महिलाओं ने जो दर्दनाक आप बीती सुनाई, उसने पूरे बंगाल की महिलाओं को झकझोरा। यही वो मोड़ है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। यह बात साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असुरक्षा के डर खत्म नहीं करता, जो हर रोज महिलाओं को महसूस करती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रत्ना देवनाथ, क्योंकि सिस्टम ने जिसे नहीं समझा, जनता ने उसे खुद सिस्टम बना दिया। 2026 के चुनावी नतीजों में अगर कोई एक ऐसी जीत है जिसने ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिलाई है, तो वो है पहाटी सीट से रत्ना देवनाथ की ऐतिहासिक जीत। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर नेता नहीं है, वो उस बदनसीब बेटी की मां है जिसके 2024 में आरजीकर अस्पताल के अंदर दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी। और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है कि इफ द सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम। यह नारा ममता की हार का सबसे बड़ा सबूत है। जब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर दरवाजे खटखटाया और सिर्फ राजनीति मिली, तो यह तय किया कि सिर्फ याचक बनकर नहीं इंसाफ मांगना है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर बदलना है। टीएमसी का अभेदगढ़ था पनिहाटी, वहाँ पर टिकट मिला। रत्ना देवनाथ ने राजनीति नहीं की, एक माँ के दर्द को जनता के सामने रखा, और यह इतना मारक था कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा। उनके आंसू, वो मंच पर रोने की तस्वीरें, इन तस्वीरों ने बंगाल की करोड़ों महिलाओं को हिलाकर रख दिया, उनके दिल में घर कर दिया। और उन्हें लगा कि रत्ना देवनाथ असली आवाज है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुरक्षा गारंटी दे सकती है। 20,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से उनकी जीत हुई। बंगाल की जनता ने उस राजनीति को हटा दिया
जो महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर असंवेदनशील थी। ममता बनर्जी महिला होकर भी उस दर्द को नहीं समझ पाई थी और इसी वजह से आम जनता खुद खड़ी हुई और खुद सिस्टम बनकर इंसाफ का फैसला किया। और ये देश में भी नेताओं के लिए चेतावनी है कि आप किसी माँ के आंसू का सौदा नहीं कर सकती। जब एक महाराजनीति अखाड़े में उतरती है तो बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या यह अकेला विषय था या वाकई बंगाल में ममता का अकेला कमजोर हो गया था। देखिए, अगर 2011 से 2021 तक का दौर को याद करें तो बंगाल में सिर्फ एक नाम की तूती थी, वो भी ममता बनर्जी। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद किलों को ऐसे ध्वस्त किया था कि वो खुद बंगाल की पहचान बन गई। 2021 की जीत के बाद तो ऐसा लगने लगा कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन जमीनी हकीकत टीवी अखबारों की हेडलाइन से अलग थी। अब जो नतीजे आए हैं उसे देखकर यह लगता है कि 2021 के बाद से ही बंगाल के गांव देहात में टीएमसी को लेकर भरोसा टूटना शुरू हो गया था। सत्ता के लंबे दौर में निचले स्तर पर नेताओं का जो तानाशाही रवैया था उसने आम बंगालियों की जिंदगी मुसीबत बढ़ाई थी। करप्शन की बार बार खबरें आ रही थी। सरकारी घोटालों की पहले शायद लोग खौफ के मारे चुप थे, लेकिन कब तक डरेंगे। 2026 में जब मौका लगा तो वोट की चोट से एक जबरदस्त जवाब दिया। वोटर के मन की ये नाराजगी एक दिन की नहीं थी, यह कई सालों से धीरे धीरे बन रही थी। वैसे ही जैसे लेफ्ट को उखाड़ फेंका था, वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत धीरे धीरे दीमक चाट रही हो। दीदी अकेला बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर की नींव कमजोर हो गई थी और यही देखने को मिला। और भी वजह, जैसे एक वजह थी नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल। जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच एक बड़ा अंतर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे टू इंडिया भारत और इंडिया के बीच में। और इस बार के नतीजे साफ बताते हैं कि दोनों इलाकों ने मिलकर टीएमसी को सत्ता से बाहर किया है। नॉर्थ बंगाल के इलाके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जैसे इलाके जो सालों से खुद को कोलकाता की सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वहाँ के लोगों के मन में बात पत्थर की लकीर थी कि विकास का सारा ध्यान, पैसा सारा कोलकाता के आसपास रहता है। इस बार के वोटिंग पैटर्न साफ लगता है कि नॉर्थ बंगाल ने अपनी बरसों पुरानी नाराजगी को बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बीजेपी ने वहां के स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय गौरव की बात की, उसने लोगों को जोश भरा। अगर बात साउथ बंगाल की करे तो कभी टीएमसी का जान हुआ करता था, वहाँ इस बार मामला पूरी तरह पलट गया। शहरी ग्रामीण वोटर वहाँ के स्थानीय वसूली सिंडिकेट राज्य से परेशान था। नॉर्थ बंगाल में जहाँ उपेक्षा खिलाफ मोर्चा खोला गया, वहीं साउथ बंगाल ने कुशासन के कड़वे अनुभवों पर अपना फैसला सुनाया और इन दोनों इलाकों की जुगलबंदी ने टीएमसी की जमीन को वहां से बदल कर रख दिया। इसके अलावा बीजेपी ज्यादा एक्टिव भी थी। हाँ, नतीजे देखकर ये बात साफ होती है कि बंगाल ने सिर्फ रैलियों और भाषणों के जरिए जंग नहीं लड़ी। एक, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई ऐसी बात न बोले जो बंगाली अस्मिता पर जाए। दूसरा, जमीन पर कार्यकर्ता की एक फौज खड़ी हो गई जिसने सालों पुराने डर के तंत्र को ध्वस्त किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई। दरअसल बंगाल की एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ अक्सर डर के साए में राजनीति चलती है। 2021 के बाद जो हिंसा हुई उसने आम आदमी को खामोश किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी संगठन शक्ति का पाताल तक सक्रिय किया। हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ वोटरों के घर घर जाकर उन्हें समझाया, बल्कि वोटिंग के दिन भी टीएमसी का दोस्त के सामने सीना ताने खड़े रहा। पन्ना प्रमुखों ने व्यक्तिगत तौर पर संवाद किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका वोट सुरक्षित है। रैलियों में भीड़ भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन जब वोटिंग मशीन के सामने लोग खड़े हुए तो संगठन की सुरक्षा कवच ने बिना खौफ के अपनी असली पसंद चुनने की ताकत दी। यह डर का टूटना था जिसने टीएमसी को पूरे तंत्र की धराशायी किया, जो केवल शायद एक वक्त के बाद दोष रसूख पर टिका था। और एक बार जब आम आदमी के मन से डर निकल जाता है तो वो लोकतंत्र में बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। शायद यह ममता के खिलाफ गया, खिलाफ वैसे मुस्लिम वोटर भी गए। शायद क्या टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटर में दरार आई? देखिए, यह इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है और इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। सालों से मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना गया। अटूट ताकत, इसे हिलाना असंभव था। लेकिन 2026 के चुनावी पैटर्न नतीजों को देखे तो ऐसा लगता है कि इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, जान खासकर जो नौजवान है, वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गया। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाह रहे थे, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा, रोजगार की मांग कर रहे थे। कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इसका भी असर गया। अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि शायद इमोशनल बातें डराने की राजनीति सिलाई बदल नहीं रही और कई सारे और पॉलिटिकल मुस्लिम
नेता भी निकल कर आए, जिनकी वजह से भी ममता का वोट छिटका। नतीजों को देखकर साफ लगता है कि मुस्लिम वोटर केवल पहचान के बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा था और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और यह भी ममता बनर्जी के लिए एक परेशानी का सबक बना। वैसे ही जैसे भद्र लोग उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्र लोग अगर आप नहीं जानते तो बता दे, उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग है और हर बार यही चुनाव का तक रुख तय करता है। पहले यह वर्ग वामपंथियों की ताकत था, फिर दीदी के पास गया। यह माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा यह वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, आम मध्यम वर्गीय बंगाली। लेकिन 2026 के नतीजों ने पुरानी सोच पर ताला लगा दिया। इसे देखकर लगता है कि इस बदलाव के पीछे केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी शरण के खिलाफ गुस्सा था। कोलकाता के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों ने जब अपनी आंखों से देखा कि शिक्षा और अस्पताल जैसे पवित्र संस्थानों में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हो गई, तो शायद उनका ममता से मोह भंग हो गया। आरजीकर जैसी घटनाओं ने इस वर्ग के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। शायद इसी वजह से सिर्फ सरकारें खैरात नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाज था जो ममता नहीं देख पा रही थी और इसीलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें लगा कि बंगाल की विश्वविख्यात संस्कृति अब सिंडिकेट राज की भेंट चढ़ गई है। बीजेपी ने इस शरण को सही समय पकड़ा, उन्हें उम्मीद दी, एक नई व्यवस्था का भरोसा दिया और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदल लिया। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह मोड़ा था, लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी बदल दिया। टीएमसी शुरुआत में काम, बाद में गुंडागर्दी। इसी वजह से शायद बंगाल के अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया और यही वजह है शायद अमार बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव हमेशा से बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके हैं, अमार बांग्ला। इस अमार बांग्ला के नारे ने पिछली बार बहुत काम किया था, लेकिन 26 के नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस दाव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजर आती है कि टीएमसी की अस्मिता वाली राजनीति पिछले कुछ समय से सिर्फ भाषा और संकुचित पहचान की एक छोटी लड़ाई बनकर रह गई। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाली पहचान को सांस्कृतिक गर्व, आधुनिक भारत के विकास से जुड़कर पेश किया। बंगाल के महान ऋषियों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों की बात करें, जिससे आम बंगाली को एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान कर रही है। और बीजेपी ने भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हट कर जाए, ज्यादा बयानबाजी ना करे। बीजेपी ने बड़े स्मार्टली यहाँ खेला। आपने अगर देखा हो, प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने लोगों को संदेश दिया था और जब शासन में कमियां दिखे तो लोगों को लगता है कि अस्मिता की बात करना केवल कुर्सी बचाने जैसा नहीं है, क्योंकि ममता को मौका नहीं मिला बीजेपी की जुबान से कोई ऐसी बात पकड़कर हाईलाइट करने का जो बंगालियों की सेल्फ स्पिरिट को हर्ट कर दे। और इसी वजह से लोगों ने महसूस किया कि पहचान के नाम पर ममता तरक्की की दौड़ पीछे छोड़ रही है। लोगों ने इस बार साफ किया, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ भाषा प्रेम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भी चाहिए जो पूरी दुनिया में फिर से बंगाली गौरव को दिला सके। एक और इसमें बड़ा अच्छा दिलचस्प खेल है, जातीय समीकरण ने भी इसे टीएमसी को पटका है। अक्सर लोग बंगाल की राजनीति को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन 2026 की असली कहानी वहाँ के सामाजिक और जातिगत समीकरणों में उलटफेर की है। मतुआ, नाम शूद्र और राजवंशी जैसे बड़े समुदायों ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया, जो इस जीत की बड़ी वजह बनी। इन लोगों को काफी समय से लग रहा था कि वे सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं है। अपनी पहचान, नागरिकता से जुड़े आम अधिकारों की लड़ाई में बीजेपी की बातों में उन्हें शायद ज्यादा भरोसा दिखा और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बीच भी टीएमसी खिलाफ नाराजगी चरम पर थी। यह महसूस हुआ कि सरकारी तंत्र में उनके हक मारे जा रहे हैं। बीजेपी ने इन वर्गों को मान सम्मान दिया, उनकी जमीनी समस्याओं को राजनीति केंद्र बनाया। नतीजे देखकर साफ लगता है कि जब यह वर्ग टीएमसी से विमुख हुआ तो पूरा चुनावी संतुलन बिखरा। अब यह लड़ाई केवल धर्म की नहीं थी, बल्कि सामाजिक हक सम्मान की थी। बीजेपी ने बंगाल के अछूते कोनों और वर्गों तक अपनी पहचान बनाई, जिन्हें राजनीति में अनदेखा किया जा रहा था। और इस संगठित बदलाव ने
चुनावी गणित को बदल दिया और रही सही कसर प्रवासी मजदूरों ने पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी की हार में प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गेम चेंजर है। बंगाल के लाखों युवा आज काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों में जाने को मजबूर है। यह वो युवा है जो शायद बंगाल में फैक्ट्रियों के ना होने की वजह से बंगाल से बाहर जा रहे हैं। अब यही वजह थी जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कई सारी फैक्ट्रियों को ला रहे थे। उस वक्त मजदूरों की जमीन जा रही थी। लोगों ने प्रदर्शन किया, लेफ्ट सरकार के खिलाफ ममता को समर्थन दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी आई, जब वो मजदूर बनने लगी, मजबूर हो गई, तब शायद उन्हें यह एहसास होने लगा कि विकास के रास्ते बढ़ना भी जरूरी है। और ये चुनाव के वक्त जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे तो अपने साथ एक नया नजरिया, नई उम्मीद लेकर आए, क्योंकि बाकी राज्यों में हो रही तरक्की, वहां मिल रहे शानदार मौकों को आंखों से देखा। और जब वापस लौटे तो अपने राज्य की बदहाली, बेरोजगारी और ज्यादा परेशान करने लगे। परिवार वालों को बताया कि बाकी भारत काफी आगे बढ़ रहा है, बंगाल वहीं टिका पड़ा है, उनके अपने राज्य में संघर्ष है। इन मजदूरों के लिए यह वोट सिर्फ पार्टी को चुनना नहीं था, बल्कि घर में सम्मान के साथ वापस आने की क्रांति की तरफ कदम था। बीजेपी ने इस आर्थिक पीड़ा को भी गहराई से उठाया, डबल इंजन की सरकार बोलकर चुनाव में पेश किया। मजदूरों को इस सोच पर भरोसा लगने लगा और शायद इसी वजह से टीएमसी के विकास के पुराने दावों को उन्होंने छोड़ दिया। पलायन का यह दुख परिवार के पास वापस आने की तरफ ने इस बार चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी वजह से आर्थिक तंगी भी थी, और इसीलिए सवाल क्या आर्थिक तंगी ने बंगाल से ममता को हटाया। देखिए, सच कहे तो आखिर में पेट की आग, खाली जेब असली हकीकत है। बंगाल में कारखानों को लगातार खराब होती हालात, रोजगार घटते मौकों ने लोगों को हताश किया था। बेरोजगारी बढ़ गई, पढ़े लिखे युवा परेशान थे, भविष्य संकट में था। ऊपर से स्थानीय स्तर पर होने वाले कट मनी चौथ करप्शन ने आम आदमी को परेशान कर रखा था। हर सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बीजेपी ने आर्थिक परेशानी लोगों के गुस्से को ताकत बनाया, बड़े उद्योगों और नई नौकरियों का एक सपना दिखाया, और इस सपने पर शायद लोगों ने यकीन कर लिया। कम से कम नतीजे यह कहते हैं, शायद लोगों को यकीन हुआ कि सरकारी राशन या थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम चाहिए जो कमाई के नए रास्ते खोले, बंगाल को औद्योगिक पावर हाउस बनाए। युवा वर्ग इस पुरानी बातों के बजाय ठोस काम इस बार चाह रहा था, और उन्हें जब विकल्प दिखा सराखों पे बिठा लिया। 200 प्लस सीट इसी का नतीजा लगती है, और इसी ने 15 साल के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बावजूद बंगाल की नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को हटाकर परिवर्तन तो कर दिया, विजय का शंखनाद कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमीन पर कमल खिला दिया। लेकिन बंगाल की मुसीबतें रातों रात खत्म नहीं होंगी। नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो है बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करना, लाखों युवाओं को उनके अपने राज्य में काम देना। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। सालों से चले आ रहे सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार के जहरीले जाल को साफ करना, पूरे सरकारी सिस्टम में लोगों को खोया हुआ भरोसा जगाना, यह आसान काम नहीं है। कानून और व्यवस्था को इस तरह सुधारना कि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बाहर के निवेशक बंगाल की ओर आए, यह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई उन्हें सुधारना, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां देना, यह नई सरकार के लिए भी परेशानी का सबब होगा। मेहनत पड़ेगी। इसके लिए बंगाल के समाज में दरारें आई है, उसे पाट कर एक साथ लाना, विकास के नए शिखर में पहुंचाना, यह सरकार के लिए असली चुनौतियां होंगी। लेकिन क्या यह बंगाल के लिए एक नई शुरुआत है? देखिए, 2026 के नतीजे सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, यह बंगाल के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और उनकी नई उम्मीदों का ऐतिहासिक सपेरा है। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसने बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का संकल्प लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वो उम्मीद जगाएगी जो टीएमसी से उछेल हुई है, या फिर जैसे लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह बताती है कि बंगाल की जनता खुद अपना भाग्य बदलने के लिए योद्धा की तरह निकली थी। अब बंगाल की राजनीति में केवल पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर दिखने वाला बदलाव हर नेता का भाग्य तय करेगा। बंगाल ने नई सरकार को जीत का ताज दिया है, इसके साथ ही करोड़ों सपनों का बोझ भी कंधे पर सौंपा है। यह बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि क्या यह सिर्फ ममता की हार है? देखिए, विश्लेषण तो यही कहता है कि पुरानी सोच की जीत और पुराने कुशासन की विदाई है। राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब जनता
बदलाव का मन बनाती है तो दुनिया का कोई भी गढ़ रोक नहीं सकता। आज बंगाल एक नई शुरुआत कर रही है और इस शुरुआत में खेला इस बार ममता दीदी के साथ हुआ है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंत नहीं होता और खास तौर पर जब नेता ममता बनर्जी जैसी हो। ममता जमीन से जुड़ी नेता है, उन्हें झटका लगा है, वो पीछे गई है, बीजेपी को उम्मीद मिली है। बीजेपी ऐतिहासिक तौर पर भारत के लगभग हर बड़े हिस्से पर पहुंच गई है। वो कह रही है कि उसे सनातन का साथ मिला है, हिंदुत्व का साथ मिला है, माँ काली के घर में पहली बार आशीर्वाद मिला है। लेकिन इस आशीर्वाद से चुनौतियां भी है और इन चुनौतियों पर अगर वो काम करेगी तो जनता फिर आशीर्वाद देगी, वरना ममता वो भी शायद एक मौके की तलाश में होगी। क्योंकि ममता को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और अगर ना यकीन हो तो ममता बनर्जी पर हमने एक वीडियो किया है उनकी पूरी जिंदगी पर, उससे आप जरूर सुनिएगा। आपको जेपी से लेकर मोरारजी देसाई, सोनिया गांधी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक आपको समझ में आएगा कि ममता जिद्दी और लड़कर चीजों को हासिल करना जानती है। वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। लेकिन आज उनकी हार हुई है, बड़ी हार हुई है, ऐतिहासिक हार हुई है और इस हार के साथ बीजेपी को बधाई। बंगाल की जनता जिसने वोट जिसको भी दिया उनको लोकतंत्र के इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए बधाई। इस विश्लेषण के अलावा कोई और आपको वजह लगती है जिस वजह से बंगाल में यह खेल हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बताइएगा हमें कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए हम, और साथ ही साथ जाते जाते आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा हमारे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकत बढ़ती है यार। हम आपके लिए और वीडियोज बनाते रहेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।